यारो आहे, माझं नाव सुशील. आज सकाळपासून मित्रांनो सगळे टेलिफोन दारू नाही दिले. रविवारी 12 वाजता सकाळचे आणि अजूनपर्यंत दारू नाही. कारण त्याचं असं आहे की मी काल पण दारू नव्हते. काल पिलो असतो ना, ठीक आहे ठीक आहे ना, आवाज येतो ना. जर मी काल पिलो असतो ना तर मला आज पण प्यायला लागले असते सकाळी. माझा प्रॉब्लेम एकदा दारू पिऊन सॅटिस्फॅक्शन नाही मिळत मला. मला कायम नशेत राहावं लागतं. मी याचे आहेत तुम्ही येतो आता नाही आवाज वाढव देख वाढव हे आता आहे. आता येते. थैंक यू. दोस्तों क्योंकि मैं कल शराब नहीं किया था तो मुझे आज पीने की जरूरत नहीं पड़ी. मुझे शोर आवाज वाला ना बहुत ज़्यादा चलिए तो हाथ ना करें. हाँ माइक में हेलो. तो दोस्तों मैं कल शराब नहीं पिया था इसलिए मुझे आज पीने की जरूरत पड़ी नहीं है. क्योंकि मैं जब भी शराब पीता हूँ तो मैं नशे में ही रहना चाहता हूँ. वो नशा उतरनी नहीं चाहिए, बंद होनी नहीं चाहिए, कम होनी नहीं चाहिए. अगर वो नशा कम हुई तो मेरे हाथ पाँव कांपने लगते हैं. मैं एक बार भी अभी मैं जितने दिनों से, जितने महीनों से, सालों से, कई सालों से मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मैं आज भी एक घूंट पीऊँगा ना तो जब वो नशा कम होगी उसके बाद मेरे वही हालत होने वाले हैं जो मेरे कई साल पहले हुए थे जब मैं शराब छोड़ने की कोशिश करता था हमेशा, और हमेशा मैं विड्रॉल्स में रहता था. फिर से मुझे एक बार भी शराब पीने के बाद फिर से विड्रॉल्स ही आने हैं. बहुत शराब पिया दोस्तों. लाइफ में 16 से 17 साल मैंने बर्बाद की है शराब के पीछे. अल्कोहलिज्म भुगता है दोस्तों, आज भी भुगत रहा हूँ. और इन 17 सालों में मेरे कम से कम 17 से 18 लॉकअप में मैं जा चुका हूँ. पुलिस लॉकअप में 4 बार रिहाब जा चुका हूँ. 10 से 12 जगहों पे मैं शराब छोड़ने की दवा ले चुका हूँ. अच्छे खासे घर में था, अच्छे घर में रहता हूँ. आज उस वक्त भी रहता था, लेकिन लास्ट के वक्त मैं लास्ट टाइम पे मैं आखिरी दिनों में शराब के मैं रास्ते पे आ गया था. मैं कई महीनों तक शमशान भूमि पे सोया हो रहा हूँ. कई महीनों तक मैंने बस स्टॉप पे भीख मांगी है, जबकि मेरी बैकग्राउंड अच्छी है. मेरा फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त खराब थी, घर वालों की भी मेरी वजह से, वो अलग है, लेकिन बेस था मेरे पास पहले से, आज भी है. उसका गलत फायदा उठा लिया था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा पैसा कम उम्र में मैंने बीच में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के मेरे पिताजी के साथ मैं बिजनेस में आया था. बहुत सारे पैसे मुझे हैंडल करने मिलने चालू हुए थे. मैं बहुत मराठी में कहती खूप पैसे हाताळायला मिळायला लागले होते. आणि त्याच्यामध्येच मला थोडंसं इगोस्टिक झाल्यासारखं झालं होतं. त्याच वेळी मैं इगोस्टिक हो चुका था. अहंकार आज भी उतना ही मेरे सर पे राज करता है मेरे जीवन में जितना उस वक्त करता था, लेकिन आज उसकी तीव्रता कम हुई. थोड़ा कम करने के लिए मुझे पुलिस एनएमएस में आना पड़ा था. तो ये सारी चीज़ें थी. घर में मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, घर की चीज़ें बेचना, चोरी करना, ये सारा चल रहा था सिर्फ शराब के लिए. जितने भी पैसे मैंने कमाए थे, जितने पैसे भीख में मिले थे मुझे या फिर चोरी करके मिले थे, उसमें से मुझे एक बार भी याद नहीं है कि मैंने 10 रुपए का वड़ा पाव खाया रहेगा अपने लिए, क्योंकि मैं खाना भी भीख मांग के खाता था. और मुझे पता था जब भीख मांग के मिल रहा है तो मैं इसमें से 10 रुपये खर्च क्यों करूँ, क्योंकि मेरे भीख
के मेरे को 1 या 2 रुपये मिलते थे ऐसे, 1-1 2-2 रुपये करके 1-1 2-2 रुपये के 10-20 रुपये करने के बाद होने के बाद मैं शराब पीने जाता था, फिर से आता था, फिर भीख मांगना, फिर शराब पीना, और बीच में कभी भूख लगी तो इधर उधर हाथ फैलाओ, किसी घर पे तो मिल जाता था। तो ऐसे सब चल रहा था। ये सिचुएशन मुझे ऐसी कुछ इस तरीके से शराब नहीं पीनी थी दोस्तों। मेरा तरीका, मेरे ख्याल में चलता था कि मैं शाम को काम से आऊँ, फिर बीवी को बोलूँ मेरे लिए 2 पापड़ भून लेना, फ्राई करना, ऑमलेट बनाऊँ, बॉयल अंडा करो, और फिर मैं आऊँगा, हाथ मुँह धो के टीवी देखूँगा 10-15 मिनट, बीवी मेरी चाय वाय बना के देगी। उसके बाद मैं 9 बजे के करीब बीवी को बोलूँगा मेरे लिए स्नैक्स बनाओ, वो मुझे बना के देगी, और फिर मैं शराब पीऊँगा 2 फेक या फिर 1 क्वार्टर, और फिर मैं सो जाऊँगा। मैं दूसरे दिन काम पे चला जाता हूँ। इतना सीधा साधा लाइफ मैं सोच रहा था शराब के साथ। लेकिन दोस्तों मैं पैदाइशी इज़म लेके पैदा हूँ, अल्कोहल बाद में आया तो वो अल्कोहलिज्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इज़म मैं अपने साथ लेके आया था दोस्तों जन्म से। कुछ तो अलग से था मेरे दिमाग में, कुछ बातें चलती थी, समझ नहीं पाया था मैं। वो अभी इधर अल्कोहलिज्म में आने के बाद जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम है यार, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आया हूँ। अल्कोहल तो एक बहाना था, मेरे लाइफ में आया चला गया, लेकिन अब इसको ये मेरे साथ रहेगा इज़म। जबकि मुझे पहले इज़म पता नहीं था कि मेरा प्रॉब्लम है। मैं हटके हूँ सोच रहा था, तो मैं सही में हटके था, क्योंकि मैं फॉल्टी था, मेरा दिमाग फॉल्टी था, मेरी सोच फॉल्टी थी, मेरे गलत विचार मुझे गलत जगह पे लेके जा रहे थे, और मेरा जीवन पूरा गलत रास्ते पे चल रहा था, और मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ। अल्कोहलिज्म की खास बात यही है कि वो मुझे कभी बोलता नहीं है, कभी मानने नहीं देता है कि तू बीमार है। अल्कोहलिज्म ये दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो मुझे हमेशा कहती रहती है कि तू बीमार नहीं है, तू सही है, तू सही है, बीमार नहीं है। और मैं वही मानता हूँ, क्योंकि मुझे सब लगता है कि मैं ही सही हूँ, और ऊपर से मेरा राजा है जो मेरे जीवन पे राज कर रहा है, वो है ईगो, अहंकार, सेल्फिशनेस, मेरा आत्मकेंद्रितपना, मराठी में जिसे बोलते हो। ये सारी चीजें फूट के भरी थी, गुस्सा, खुन्नस, झगड़ा मैं अपने एरिया में करता था, हमेशा मेरा ये चलता था, क्योंकि ना कुछ ऐसा था कि मेरे पास पैसा बहुत है और अब मैं भाईगिरी करूँगा। बहुत पीड़ा था मेरे को, भाईगिरी। मेरे आजू बाजू के एरिया में वो सब चलता था, तो मैं उन लोगों के कॉन्टैक्ट में था, गैंग बना लेते छोटा मोटा, और यही सब चल रहा था। पैसे खत्म हो गए, शराब बढ़ गई तो अपने आप पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो रहे थे, सोच खराब हो गई थी। पूरा टाइम सिर्फ शराब के बारे में ही सोचना था, सिर्फ शराब के बारे में ही सोचना था। मैं सोचती नहीं अब इसके बाद की शराब कैसे पीऊँ, क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ, वो करूँ, किसी से पैसे मांगूँ। जबरदस्ती पैसे मांगता था पहले, लोग डरते थे तो देते नहीं थे, लेकिन जैसे मेरी शारीरिक हालत खराब हुई थी, तब लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया था। फिर मैं दोस्तों से पैसे, मैं उनको धमकी उनकी देता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। मुझे भी पता चल गया था कि मैं पहले जैसा वो नहीं हूँ, पहले जैसा मैं कोई वेपन लेके, तलवार लेके इनको मैं डरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि मैं डरपोक हो गया हूँ। मुझे पता चला था, तुम्हें मानने के लिए नहीं तैयार था मैं, लेकिन अंदर के अंदर चलता था कि ऐसा ना, पहले जैसा नहीं है। अभी किसी दुकान की कांच वाच फोड़ के मैं किसी से पैसा नहीं मांग सकता, किसी को धमकी दे के मुझे कोई पैसा दे नहीं रहा है, तो मैं पहचान वालों से पैसे लेना चालू किया। फिर जान पहचान वाले खत्म हो गए, फिर आखिरी स्टेज तो भीख मांगना ही था, अनजान लोगों से पैसे मांगना बस। ये सारी चीज़ें थी, सारी मुसीबतें थी दोस्तों। मैं इसके बीच में जो रिहाब के एडमिशन हो गए वो तो बाद में आए, लेकिन मैं शराब छोड़ने की दवा कहाँ मिलती है वगैरह सोचता था, देखता था, जानकारी लेता था, वहाँ जाता था घर वालों को लेके, वहाँ पे जितने पैसे घर वाले देते थे
मैं वहाँ से वो दवा लेके आता था, घर आके 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रुकता था। और फिर मुझे लगता था इस बार मैं थोड़ी शराब पीऊँगा। मैं यहाँ आने से पहले दोस्तों ये 70 से 80 बार शराब छोड़ के आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं कभी भी अपने बलबूते पे शराब से दूर नहीं लेता है। ये मेरा खुद का अनुभव था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आपने आके जो अनुभव बताया वो मेरे अनुभव से मैच हो रहे थे। गिनती कम ज़्यादा रहेगी आप में मुझ में, बट गिनती थी, ये बात सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आया तो सारे मेरे जैसे ही सारे लोग कुछ ना कुछ तकलीफ सहकर यहाँ पे आए थे, वैसे ही मैं भी इधर आया था। शराब छोड़ना ये मेरा बेसिक पर्पस था यहाँ पे आते हुए। फिर दवाइयों का हो गया, फिर वो 10-12 जगह पे जाके फिर घर वाले उसको दवाइयों पे विश्वास करना बंद कर दिया, बोले इसको रिहैब में डालेंगे। फिर मेरे रिहैब के चक्कर चालू हो गए। थोड़े थोड़े दिनों बाद आवाज ठीक है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद मेरे रिहैब में एडमिशन होने लगे। फिर 4 बार होने के बाद वहाँ भी पैसे गए, तो उसके बाद मैं आते ही शराब शुरू कर देता था फिर से। तो घर वाले उससे भी परेशान हो गए, बोले अभी यार इसको 10-12 बार इसमें भी डालना है, तो उससे अच्छा 4 बार में ये तो नहीं सुधर रहा है तो छोड़ दो। फिर घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट करना चालू किया। मैं जब भी पी के आता था, झगड़ा करता था, मारपीट करता था, तो पुलिस को फ़ोन करते थे 100 नंबर पे। पुलिस आती थी, घर पे लेके जाती थी, मारते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, मारते थे। क्या केस लगाएंगे यार, माँ बाप के साथ झगड़ा करता है, पीता है, वो एक दूसरे को पता छोड़ो यार, जानिए इसका हमेशा का नाटक बहुत पहले ये पुराना वाला है, बहुत पहले से इसका आना जाना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार से जानते थे वो लोग, कई बार वो लोग मार चुके थे। फिर सुबह छोड़ देते फिर मैं अड्डे पे। ये सारा ना दोस्तों मैं पक चुका था इससे, मैं तंग आ गया था, मैं परेशान हो गया था यार, मैं क्या करूँ यार। मैं ऊपर देखता था, जिस आप सोचो मैं सुबह 6 बजे पीने वाला था, हर रोज़ मुझे सुबह 6 बजे दारू चाहिए थी। 6 से 7 के बीच में मैं बराबर उस अड्डे पे पहुँच जाता था, वहाँ पे शराब में पीता था। कभी कभी मम्मी मेरी रोज़ 30 रुपये देती थी सुबह, और कभी कभी एक दिन पहले मतलब पहले दिन रात को कुछ झगड़ा उगड़ा किया रहेगा मैंने, तो कभी कभी बोलती थी मैं पैसे ना देना तुला, तुझा काय पण कर, भीक माग तुझे काय पण कर, नहीं ना जाए। और फिर मुझे घर से निकाल देते थे, निकल जाता था। कभी कभी 9 बजे तक कोई भी पैसे नहीं देता था, मतलब तब जब मैं भीख नहीं मांगता था, तब मैं अपने दोस्तों से इसे उससे उधार 10 रुपये दे 20 रुपये दे कर रहा था। तब 9 बजे तक कभी कभी पैसे नहीं मिले, तो सोचो दोस्तों 6 बजे मुझे पीने की आदत है और 9 बजे तक 3 घंटे तक मुझे शराब नहीं मिली, तो कैसा होता रहेगा, क्या क्या मेरी हालत होती रहेगी। तब ऊपर देखता था 7 बजे, 6 बजे शराब का टाइम हो चुका है, मुझे पैसे नहीं मिले, घर से निकाल दिया है। 6 बजे जाओ तो किसके पास जाओ यार, अब बल्ले वाला तो उधार देगा नहीं। वो रोज के जो पीने वाले हैं उनको सुबह 6 बजे बोल तो बोलेंगे नहीं, अब कहाँ जाओ। ऊपर देखकर कुछ तो करो। वो जो पैसे के लिए प्रार्थना होती थी ना, मेरी मांग थी, वो प्रार्थना नहीं थी, मांग थी, वो पूरी मंदिर के साथ थी। उस वक्त 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे तक देखता था, अभी तो कोई भेज जा नहीं, मैं तो पिला नहीं। और 9 बजे उसकी माँ बैठ निकलने का पैसे नहीं मिले। ऊपर देखता था मेरी माँ की, मेरी माँ का, बहन का, यही चलता था, यही करता था। मेरे घर में पूजा आज भी होती है, उस वक्त भी मेरे घर के लोग धार्मिक थे, पूजा वगैरह करते थे, मैं भी उनके साथ जुड़ता था। लेकिन मुझे अच्छा कब लगता था जब दशहरे को पूजा करते, एक दिन शाम को आधा घंटा 1 घंटे में हो जाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, फिर मीठा खाना है, ये वो पूजा मुझे पसंद थी। लेकिन ये जब कि मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठ के वो 6 साढ़े 6 बजे भगवान के सामने 1-1.5 घंटे तक बैठती थी, वो कुछ पढ़ती थी, कुछ बोलती थी आग बंद करके।
वो मेरे बस की बात नहीं थी। अब जब मेरे बस की बात नहीं है तो मुझे वो मतलब पसंद नहीं थी। ये सब बकवास है, बकवास लगती थी ये बातें। ठीक है यार, महीने में एक आध बार ठीक है ना, बैठो भगवान के साथ। मैं भी मानता हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मुझे लगता था। तो महीने में एक बार ठीक है, रोज रोज है उसके सामने बैठना है यार। टाइम है, काम धंधा है कि नहीं, पुणे में रहते हैं, सुबह उठना है, भागना है, सारी लाइफ स्टाइल है अपनी। तो ये लोग 1 घंटा भगवान के पीछे बकवास कर नहीं सकते। नहीं, ये पसंद नहीं था। और जो मैं बोलता था उसको, मैं जो करता था ना उसको मैं श्रद्धा बोलता था। मुझे लगता था मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर वो ऊपर वाले के वैसा मैं विश्वास करता हूँ, उस पर ट्रस्ट मैं करता हूँ। इन लोगों जैसा नहीं, ये लोग चला 5-5 रुपये, 5 रुपये भी मेरे को देते हो तो ऐसा करा आ गया। देने की लालच नहीं है इनमें। अभी भगवान के सामने क्या व्यक्ति काम को जाता था। और मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। मुझे हर बार यही लगता था कि मैं ही सही हूँ। जब मुझे कोर्ट में लेके जाते थे तब मैं सोचता था कि ये सब सिस्टम बकवास है, ये सब। अरे मैं ही सही हूँ, लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है, दुनिया ने मुझे ऐसे किया है, मेरे साथ ट्रीट किया है कि मैं ऐसा बन गया हूँ। इसका भी दोष मैं दुनिया पे देता था, मेरे माँ बाप पे देता था, भाई पे देता था, भाभी पे देता था। उनको ही ब्लेम गेम खेलना चालू किया था। मैं अपने वकील को भी झूठ ही बोलता था कि ये लोग करता तो शायद म्हणून मला प्रॉब्लेम नहीं है, सगळी दुनिया बकवास करते माझ्याबरोबर। तो वकील भी हसत होता, अरे बाबा मारामारी तर तू करून आलाय ना, हॉस्पिटलमध्ये त्या माणसाला टाकायला लागलंय, त्यांनी कंप्लेंट केली आहे, तू मारलंय म्हणून केलं ना, हे तर काय। मैं उनको बोलता था जड़ तक जाओ, मैं ऐसा कैसे बना इसकी जड़ तक जाओ, इसके लिए जिम्मेदारी दुनिया और मेरे माँ बाप। मैं ऐसा नहीं था, मैं स्कूल में अच्छा था, कॉलेज में ये था, मैं स्पोर्ट्स में था, मैंने बहुत सारे गरीबों को मदद की है, मेरे दोस्तों को मदद की है, ये सारा मैं उनको बताता था। और फिर ये लोग कोई मतलब मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मैं सहानुभूति के पीछे लगा था। मेरे बारे में लोगों ने अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं शराब क्यों पीता हूँ तो कोई आके बोलना चाहिए मेरे सर पे हाथ रख के कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए इसकी हालत ये है, इसके माँ बाप बुरे हैं, तो माँ बाप की वजह से ये ऐसा हो गया है, इसकी बात सही है। ऐसा कोई मुझे कहे, इस सोच में, इस इंतजार में मैं था। लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं बोला कि ये भाई तुमने बहुत सहा है, बहुत झेला है, क्योंकि वो मैंने झेला नहीं था, वो मेरी मस्ती से मैं वो कर रहा था। मुझे शराब पीनी थी, मुझे शराब अच्छी लग रही थी, इसलिए कर रहा था। और जब मरने की हालत में था तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया था कुछ दिन रुकने के बाद। और उस वक्त पहले दिन मैं रियाद में मैं जब था तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में हर बार मुझे बताते थे, वहाँ पे मीटिंग भी होती थी, बंदा आता था कोई मैसेज के लिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में जानकारी देता था और निकल जाता था, चला जाता था अपने एरिया। यहाँ पे डिस्चार्ज होते वक्त, डिस्चार्ज होने के बाद आप आपके एरिया में मीटिंग करो, ये उसका पैम्पलेट देता था जानकारी का थोड़ा, उसका मैं रॉकेट उड़ा के फेंक देता था वो जाती। उसी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे कई सालों बाद आना पड़ा था। सब कुछ हार चुका था मैं ना, मेरे पास मतलब मैं घर में तो वो लिए थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा, मैं मरने की हालत में था, इसलिए उठा के लेके आए थे घर पे, मेरे को बच गया था गलती से, एक डॉक्टर ने बचाया था। और ना मेरी फिजिकल कंडीशन थी, ना मेरी मेंटल कंडीशन थी, ना मेरी फाइनेंशियल कोई पोजीशन थी, ना मेरे जिसको क्या बोलते हैं पारिवारिक सिचुएशन मेरी जीरो थी। रिलेशन सारे टूट चुके थे, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मैं किसी भी मतलब पूरी दुनिया के सारे दरवाजे मैं अपने हाथों से बंद करके इधर पे आया था। दोस्तों एक दरवाज़ा खुला था, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दरवाज़ा था। वो लोग बोल रहे थे मीटिंग खत्म होते ही ये रहा, मराठी में जो हमारे यहाँ से बोलते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद, ये रहा, कीप कमिंग बैक, आते रहो। और मुझे वो अच्छा लगा था कि यहाँ पे ये दरवाज़ा एक है पूरी दुनिया में अभी मेरे लिए, जिसमें मुझे कहा गया है कि आते रहो। और मैं फिर बिना शराब के दूसरे दिन भी पहुँच गया था, तीसरे दिन भी पहुँचा, कुछ दिन तो पहुँचते रहा।
मुझे लगता था ये शराब छोड़ने का प्रोग्राम है, यहाँ पे मेरी शराब छूटेगी, और मुझे विश्वास था क्योंकि सारे अनुभव मेरे जैसे थे, कुछ मेरे से कुछ बढ़ के थे, कुछ कम थे, लेकिन सारे लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ सह के आए थे। मुझे उसी वक्त लगा था कि यही जगह मेरे लिए सही होगी है। यहाँ पे ना कोई दवा है, ना मुझे रियायत जैसा यहाँ पे बंद करके रखा जाएगा, ना मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती, यहाँ पे नियम नहीं है बोला था पहले दिन, वो भी अच्छा लगा था। मैं 7:30 बजे से 9 बजे तक की मीटिंग में मैं 7:45 बजे पहुंचूं, 8 बजे पहुंचूं, 8:30 बजे पहुंचूं, मुझे कोई बंधन नहीं था। अगर मुझे 7:30 बजे की मीटिंग में आके 8:30 बजे या 8 बजे भी घर पे जाना है कुछ काम से, तो मैं जा सकता था बिना किसी की इजाजत लिए। ये भी बात मुझे अच्छी लगी। मैं आधे घंटे बाद आके आधे घंटे पहले चला जाऊँ, 8 बजे आके 8:30 बजे चला जाऊँ ना, तो भी यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब अपने खुद के लिए आए थे, खुद की रिकवरी के लिए, और मैं भी आया था अपनी रिकवरी के लिए। पहले तो मैंने वो मजे लिए, मुझे घर जाना है, ये वो ट्राई किया, मुझे बताते हैं वो सच है या नहीं, मैं पहले क्रॉस चेक करूँ, मैं बताता था मुझे जल्दी जाना है, तो कहते चले जाओ, बता दीजिए क्या करूँ, अपना टाइम मिले निकल जाते। तो ये सारा मैं बेवड़ा इलायची तरह इस टाइप का बेवड़ा था ना, सारा क्रॉस चेक करने तक मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। और कुछ दिनों बाद उच्च शक्ति के साथ जब मुझे संबंध जोड़ना है, ये मुझे बात पता चली, तब मुझे क्रॉस चेक करने की फिर से जरूरत है। आप भगवान है या नहीं है, आस्तिक तो हूँ, है तो सही, मैं जानता हूँ, लेकिन जो पुरानी कल्पनाएं थी, धार्मिक कल्पनाएं थी, जिसके साथ मैं पैदा हुआ था, बचपन से वही घर में चला आ रहा था, और जो भगवान की कल्पना थी, या फिर भगवान की इस तरह मुझे मैं कैसे कहूँ कि मराठी में मैं थोड़ा बोलता हूँ कि देव तुला शिक्षा देगी, भगवान आपको पनिशमेंट देगी, पनिश करेगी, ये था ये मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं कुछ करूँगा ना तो भगवान, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना मेरे दिमाग में कि मैं कुछ भी करने जाऊँ ना तो उसका उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि मेरी सोच उल्टी थी, और मुझे लगता था मैं कुछ भी करूँ ना तो भगवान सारा मेरे को मतलब शिक्षक देते, काय पण केलं तर शिक्षक का मिळते, मग हे भगवान काय नाही, बॉस हे इसको नहीं मानूंगा। बोले तुला अनुभव येतील, आध्यात्मिक अनुभव, मग तुला कळेल। तुला कसला आध्यात्मिक अनुभव, म्हणजे सकाळपासून दारू पिला नाही, किती दिवस झाले नाही, बोले 6 महीने झाले, 6 महीने तक शराब से दूर है, ये आध्यात्मिक अनुभव ही तो है। तूने कितने प्रयास किए थे, बोला हजारों प्रयास किए, कितने बार शराब छोड़ी, बोला 70-80 बार शराब छोड़ी, फिर उस वक्त क्यों नहीं रुका, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही क्यों रुका, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, पसंद है, यहाँ के लोग पसंद है, यहाँ अच्छी बात करते हैं, मेरे से कंफर्टेबल रहता है मुझे के साथ, मेरे को बाहर वाले ने कंफर्टेबल होने ही नहीं दिया कभी। फिर से मेरे कंप्लेंट थी, बाहर वालों ने मेरे साथ वो किया नहीं सब सही से, मेरे से कोई ठीक से बात ही नहीं रहता, तो मैंने ठीक से बात करनी थी, तब सामने वाला ठीक से बात करने वाला था, मैं इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मतलब पहले सामने वाले ने सही ट्रीट करना मेरे को, उसके बाद मैं उसकी बात मानूंगी। यहाँ पे आ गया फिर से ही वो, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और मैं शराब से दूर रहते कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी मेरे साथ कि मुझे थोड़ा सा विश्वास आने लगा था कि यार ये लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद मीटिंग में आने के बाद शराब से दूर रह के, लगातार शराब से दूर रह के मीटिंग में आना चालू किया, तो हर आदमी जो बोल रहा था, देवाच्या कृपेने मी आज दारूपासून लांब आहे, देवाच्या कृपेने माझी मुलगी शाळेत जाते, देवाच्या कृपेने माझे बायकोचं दागिने सोडवले, देवाच्या कृपेने माझ्या घरातला फंक्शन झाला, पूजा झाली, देवाच्या कृपेने मी फ्लॅट घेतला, और मैं बोलता था यार ये लोग सब बोल रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है, और वही सोचती ना मेरी, शायद इन लोगों के जैसा मैं भी मानना शुरू करूं क्या, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। और जबरदस्ती का होईना मित्रांनो, मी त्याच्यावर थोडासा विश्वास ठेवण्याचा प्रयत्न केला, म्हणलं तो क्रॉस चेक करून काय होईल ते होईल। आतापर्यंत तर त्या आत्याचा अनुभव नाही आला, 6-8 महिने हो गए थे,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों, जब प्रोमिसेस पढ़ते थे ना तो मैं वो बंद कर देता था। ये प्रॉमिस ठीक है यार, मेरा गया है सब कुछ, इनका थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो ये लोग डबल डबल करते गए, कुछ करते गए, और इनका गुड लक था। इनको मैं ना सिर्फ फाइनेंशियल रिकवरी देख रहा था, तो इसकी फाइनेंशियल रिकवरी हो गई, इसका क्या है, इसके पहले से बैकग्राउंड अच्छा है, ये वो मेरा भी था। मेरी रिकवरी क्यों नहीं हो रही, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मी माझ्याशी प्रामाणिक नव्हतो. मी मिटिंगला येत होतो, माझ्या घरचे लोक खुश आहेत म्हणून. मी मिटिंगला येत होतो, माझ्या आजूबाजूचे लोक मला आता चांगलं म्हणायला लागले, अरे 3 महीने से ज़्यादा रुका नहीं था, 6-8 महीने हो गया इससे. अरे बहुत अच्छा लगता था. और अभी 1 साल कंप्लीट करके दिखाया, खुन्नस पे ना ऐसा 1 साल कंप्लीट हो, खुन्नस पे हो गया पहला साल. अब तेरे को दिक्कत है, 1 साल पिएगा ही नहीं. मैं उल्टी वाली खुन्नस, जो मेरे को ए ने ओल्ड टाइमर्स ने बताई, तू खुन्नस नको ठेवू, फक्त ते लोकांना वाटतंय ना तू दारू प्यायला पाहिजे, आता तू काय करायचं, त्याच्या उलट करायचं, तू दारूच नाही प्यायची. बघ साला जळून मरून जाईल, तू दारू नाही पिणार आणि तुझं लाईफ चांगलं झालेलं असं. ही अच्छी लगी बात है. वो जो ओल्ड टाइमर थे, जो ये बातें मुझे अच्छी पॉजिटिव बातें बता रहे थे, वही उच्च शक्ति की आवाज़ थी मेरे लिए. समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें होना चालू हो गया. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सोब्राइटी में भी कई बार रॉक बॉटम्स आए. मानसिक स्थिति खराब, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, घर में झगड़ा वगड़ा हो गया, 1-2 बार बड़े लेवल पे हो गया. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत परेशान करती थी, मुसीबत में आता था. लेकिन मैंने ए में आकर छोड़ा नहीं, और मुझे उस उच्च शक्ति पे विश्वास करना पड़ा. और धीरे धीरे सर्विस में आते गया, धीरे धीरे प्रोग्राम समझ के लेने लगा, स्पॉन्सर के साथ बैठा, थोड़ा भी बुक पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा. तो इसमें मुझे अनुभव ऐसे आए कि एक बार भी मुझे इतने 10 सालों में मैंने एक भी पुलिस केस नहीं है, ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है. शादी हो गई, 2 बच्चियाँ हो गई, दोनों स्कूल मिलाने, सारी चीज़ें मेरे साथ जब सही होने लगी ना, अगर मैं स्टेप वर्क नहीं भी कर रहा था तो सिर्फ मीटिंग में आने से मेरे में जो बदलाव आया था, वो जो कि मैं कितने भी प्रयास करके नहीं हो रहा था बाहर, वो मुझे यहाँ पे आने के बाद होना चालू हो गए. सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगी थी. मैं किसी चीज़ को फेस करने से पहले भाग जाता था, या फिर वहाँ से दूसरा रास्ता निकाल के जो निकल जाता था ना वहाँ से, उसके बदले में मैं अब चीज़ों को फेस करना चालू किया था उच्च शक्ति की मदद से. क्योंकि मैं वो जान चुका था, धीरे धीरे एक अनुभव आ रहा था की वही उच्च शक्ती मेरे लिए काम कर रही आहे. जे मी स्वतःसाठी करू शकत नव्हतो तो ईश्वर माझ्यासाठी करत होता. त्याची तुम्हाला प्रचिती येईल असं प्रॉमिस में लिखा था मराठी में. और मैं वही चीज़ें, कई सारे मेरे अनुभव ऐसे थे अच्छे कि वो चीज़ें मैं सही में नहीं कर पाता था यार. मैं कभी जिंदगी में शराब भी नहीं पीता था, तब भी वो ऐसी कोई चीज़ें थी कुछ कि वो मेरे से कभी होती नहीं. मेरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी भी घटना नहीं था. लेकिन उस वक्त ये सब हो रहा था, घर वाले विश्वास रख रहे थे. इससे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव क्या हो सकता है दोस्तों. घर वाले मुझे सुन नहीं रहे थे, मेरी चाल नहीं देख रहे थे, मुझे विश्वास करके पैसे दे रहे थे. और मैं अभी वो भाई बता रहे थे ना, 1 रुपये का भी रहेगा ना, एक बात 1 रुपये की नहीं है, बात वो है मेरी ईमानदारी, क्योंकि वो देख रहे हैं. अब मैं इतना विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो ये ऊपर वाला ही नहीं लेके आया है. मेरी उच्च शक्ति मुझे यहाँ पे लेके आई है. मेरी उच्च शक्ति ने अगर चाहा तो ही वो मुझे घर तक सही सलामत पहुँचाएगी, और वो पहुँचाएगी, मुझे पता है, आज विश्वास है, क्योंकि वो श्रद्धा बढ़ चुकी है. मुझे उसके पास जाने के लिए सिर्फ 1 कदम बढ़ाना था ईश्वर के सामने, ईश्वर की तरफ, और वो 10 कदम आगे आने वाला था. और मैं ईश्वर के पास जाने की कोशिश जब करता हूँ, सिर्फ कोशिश करना है, सिर्फ कोशिश कि हे ईश्वर तेरी इच्छा चले मेरे नहीं. और सही में वास्तव में दोस्तों, जब मैं ये जीवन चालू किया, ये जब प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई किया, उसके बाद में दोस्तों सही में भगवान की प्रचिति मुझे आई कि ऐसी कोई है शक्ति जो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे लाइफ में काम कर रही है. रिकवरी होती है दोस्तों. मैं प्रामाणिक, जो मराठी में बोलते हैं ना, प्रामाणिकपणा आणि सातत्य,
प्रामाणिकपणा आणि सातत्य या दोन गोष्टी घेऊन फक्त या अल्कोहोलिक्स अनोनिमसच्या मीटिंगमध्ये बसलं ना तर जगातली कोणती पण ताकद माझ्या हातात दारूचा ग्लास येऊन देत नाही, याचा मी अनुभव घेतलेला आहे. मला कितीतरी वेळा ऑब्सेशन आलेलं आहे नवीन असताना. मी फक्त प्रार्थना केली आणि देवाला आठवले, देवाला म्हणले देवा हे काय झाले मला, मी 2 वर्ष झाले, माझं टोकन झाले 2 वर्षाचं आणि तू आता कुठे, हे मला दारू प्यायची इच्छा झाली, मी काय करू देवा. और मैं ऐसे ही बंद करके बैठा था, 15-20 मिनट बैठा था. जब मैंने आंखें खोली उसके बाद में मैं शराब पीने नहीं गया था. ये चीज़ मैंने बाद में जब याद की तब मुझे पता चली की नाही त्यावेळी आपल्याला देवाने थांबवलेलं. ऑब्सेशन आलं तरी पण देवच थांबवतो, माझी रिकव्हरी पण देवच करून घेतो. फक्त माझी कृती करण्याची तयारी पाहिजे आणि कृती करण्यासाठी माझं त्या कृतीसाठी प्रयत्न चालू पाहिजे. मैं प्रयत्न करता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और कृति का कार्यक्रम है, एक्शन कर सकता हूँ दोस्तों. एक्शन के बगैर मेरे से कुछ होगा नहीं, रिकवरी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. मेरी आज हर तरह से रिकवरी है, पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, मेरे हेल्थ भी सही है, मेरी मनस्थिति सही है. अगर मनस्थिति सही है तो आध्यात्मिकता सही रहती है. अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना, कुछ मैं मूड स्विंग वाला आदमी हूँ, मैं सपने देखता हूँ, मैं कुछ भी वो सपनों को सच समझता हूँ, लेकिन ये भगवान जो मेरे लिए जो काम कर रहा है मेरी लाइफ में, वो मुझको वहाँ से उसमें से बचाता है. क्योंकि मैं हर सवाल उससे पूछता हूँ, ये गलत है, सही है, नैतिक है, अनैतिक है, सच है, झूठ है, योग्य आहे का अयोग्य आहे, त्याचा पहिल्यांदा पडताळणी करतो दोस्तों. आणि मग मला लक्षात येतं, आणि जेव्हा मला आपण आवाज येतो ना की तू चुकीच्या रस्त्याने चाललाय, तो मैं वो रास्ता बंद कर देता हूँ. वो भगवान की आवाज़ होती है अंदर से. स्पॉन्सर के साथ बातचीत करता हूँ, आज कोई प्रॉब्लम आ गया, भाई लोग ही उनको भी कभी फ़ोन कर लेता हूँ, कोई भी भाई को फ़ोन करता हूँ, पुणे में, पुणे से बाहर मुंबई में करता हूँ, नागपुर में करता हूँ, कभी कहीं भी फ़ोन करता हूँ और मैं अपना प्रॉब्लम बताऊँ तो वहाँ से मेरे को एक अनुभव आ जाता है और वही मुझे बचा लेता है. तो इसलिए 1-to-1 चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों. मैं सारी बातें स्पॉन्सर के साथ करता हूँ, फिर भी ये जो बंधु भाव है यहाँ पे, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, प्रेम है, ये भी बढ़ जाता है और मेरे सवालों का आसान तरीके से मुझे जवाब मिल जाता है और मैं उसमें से निकल जाता हूँ. वो मेरे कई सारे हज़ारों आध्यात्मिक अनुभव है दोस्तों, जो हर रोज़ की लाइफ में मैं महसूस करता हूँ. हर रोज़ रात को इन्वेंट्री लेता हूँ, हर रोज़ रात को प्रार्थना करता हूँ, हर रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ. तो वो जो चीज़ें ना, तो यही चीज़ें हैं मेरी जो मेरे अंदर बदलाव लाती है. मतलब इन शॉर्ट 12 कदमों का आचरण जब मैं करना चालू करता हूँ तो उसके बाद ही मेरी असल रिकवरी चालू होती है. रिकवरी सिर्फ मीटिंग से भी होती है, लेकिन उसका जो सेटिस्फैक्शन बोलते ना मेरे दिल के अंदर, तो मतलब शांत और संतोषजनक नहीं होता है वो कहीं ना कहीं मैं अस्वस्थ, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता हूँ. जब मैं स्ट्रक्चर में आके करता हूँ ना, जब अपने स्पॉन्सर के साथ बिग बुक के माध्यम से जब वो स्टेप वर्क होता है ना मेरा, तो वो पूरा एक सही रास्ते से होता है, एक सही उसको दिशा होती है, दिशाहीन नहीं होता है. तो उस वक्त मैं शांत रहता हूँ. कई सारे मुसीबतें आई मुझे वहाँ से, पुणे से नागपुर आते हुए, लेकिन एक गाली नहीं आई दोस्तों बीच में, एक बार भी गाली नहीं आई. उसका कारण था कि मैं अपने आप को जानने लगा हूँ. मुझे अपने आप को जानने के लिए मुझे ईश्वर की मदद लेनी पड़ी, और ईश्वर की मदद लेने के बाद दोस्तों कभी भी कोई बंदा, कोई भी मेंबर, स्लिप तो छोड़ो, स्लिप तो बहुत अलग बात है, लेकिन उसका कुछ नुकसान हुआ है, उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ऐसा मैंने एक भी मेंबर नहीं देखा जो इस रास्ते पे चल रहा है और वो नुकसान में चल रहा है. आप लोगों ने सुना दोस्तों, मुक्ति समूह नागपुर का शुक्रिया करता हूँ. थैंक यू वेरी मच सारे दोस्तों को. आपने शांति से सुना, धन्यवाद. थैंक यू. कृपया ध्यान दे. कृपया ध्यान दे. कृपया ध्यान दे. अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa. धन्यवाद.